नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो शायद आप लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे कि वो कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति की जा सकती है या फिर किस तरीके से आपत्ति की जा सकती है। पहले तो दोस्तों आपको बता दें कि ज़्यादा समय नहीं है। आज आपको 19 अप्रैल की शाम तक यह वीडियो प्रदान हो रहा होगा, ठीक है। और जो ये आपत्ति करने की अंतिम तिथि है 20 अप्रैल है, यानी कि कल की तारीख है 20 अप्रैल। तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा और जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि कल जो मैंने वीडियो एक आप लोगों के लिए किया था और बताया था कि कैसे आपको फॉर्मेट देना है, तो हुआ क्या है दोस्तों, प्रश्न या फिर जो आपत्तियां हैं जो मेरे पास आई हैं, जो आप लोगों ने मुझे डाउट के रूप में भेजे हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। और इतने कम समय में मैं सभी प्रश्न आपके जो सवाल हैं या प्रश्न हैं उनको मैं ना तो रिव्यू कर पाया हूं और ना ही उन सभी को देख पाया हूं। आप ये समझ लीजिएगा कि अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे उस वीडियो को और 350 से ऊपर क्या बोलते हैं कमेंट्स आए थे। उनमें 350 से ऊपर वो कमेंट नहीं थे, वो प्रश्न थे, कोई फालतू कमेंट नहीं। यानी कि 351, अब बहुत सारे तो डिलीट करवा दिए थे। तो 350 से ऊपर दोस्तों कमेंट आए हैं, यानी कि एक बड़ी संख्या है उनको रिव्यू करने के लिए। और रिव्यू करने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि देखा और उसको तुरंत आपको बता दिया, उसको पढ़ना पड़ता है, समय लगता है। तो मैं सारे तो नहीं दोस्तों कर पाया हूं, लेकिन कुछ मैंने किए हैं और कुछ मैं आपको बताऊंगा। और आप खुद सोचिए, यदि 350 कमेंट्स को यदि मैं आपको यहां दिखाऊंगा या उनका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा तो एक वीडियो 6-7 घंटे का हो जाएगा और इतना आप मुझे झेल नहीं सकते हैं, ठीक है। वीडियो फिर भी, ये वाला वीडियो भी 25 से 30 मिनट का लगभग रहने वाला है, रहेगा। लेकिन उन सभी बच्चों का जिन्होंने भी कमेंट किया या जिन्होंने प्रयास किया कि मैं यदि यहां पर कमेंट करूंगा तो शायद उसका कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, तो जी हां, आपको कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। भले ही सारे, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस तो देखो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा दूंगा और उसका सॉल्यूशन भी किस तरीके से बताना है, किस तरीके से आपत्ति दर्ज करनी है और किन प्रश्नों पर नहीं लगानी है, ठीक है, वो मैं आपको यहां बता दूंगा। सबके शामिल नहीं रहेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज और मैं व्यापम के लिए बोलना चाहता हूं, विशेष तौर पर भाई व्यापम के अधिकारियों के लिए एक छोटा सा एक मैसेज है, शायद पहुंच जाए, बहुत अच्छी बात है। यार भांग खा के पेपर बनाते हो क्या आप लोग, ठीक है। मतलब अभी तक क्या है, हमारे पास क्वेश्चंस नहीं आए थे तो हमें पता नहीं था कि क्वेश्चन कैसे, बच्चों ने माइक में बता दिए, उतना समझ में नहीं आ रहा था। अब क्वेश्चंस जब आए हैं तो आपसे सिर्फ एक चीज पूछेंगे, या तो आप जिनसे पेपर बनवा रहे हैं, यदि आपने मैनुअली पेपर बनवाए हैं तो वो पक्का भांग खा के बना के रखे हुए हैं कि प्रश्नों का आपने स्तर भी नहीं समझा। एक छात्र से आप महिला सुपरवाइजर की उसको आप पोस्ट देने वाले हैं और उससे आपने उसका स्तर समझा ही नहीं कि आप उससे किस स्तर के प्रश्न पूछ रहे हैं। कुछ प्रश्न आपने बहुत आसान दिए, अच्छी बात है, कुछ मध्यम है, लेकिन कुछ प्रश्न समझ आधारित वाले प्रश्नों के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। समझ आधारित वाले प्रश्नों को मैं मानता हूं कि चलो ठीक है, प्रश्नों का पेपर कठिन करने के लिए ऐसा किया जा सकता है। कुछ प्रश्न आपने इस प्रकार से कर दिए हैं कि वो सामान्यतः कभी वो पढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके डोमेन में ही नहीं आता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आर्टिकल 300A का एक संपत्ति के अधिकार वाला प्रश्न आया है। सामान्य तौर पर, ये सामान्य एग्जामों में सिर्फ इतना पढ़ सकते हो कि ये संपत्ति का अधिकार है, जिसको आर्टिकल 300A में रखा गया है। पहले इसको आर्टिकल 31 और 19 के एफ में रखा गया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1940 क्या बोलते हैं 78 के माध्यम से इसको रिमूव कर दिया गया था। आप उसकी पूरी हिस्ट्री पूछना चाह रहे हो, वो भी सुपरवाइजर के एग्जाम में, ये आपके स्तर को दर्शाता नहीं है। और मान लीजिएगा आपने पेपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई से बनवाया है, तो ढंग का एआई यूज कर लो, ठीक है। 150 रुपया वाला एआई यूज करोगे तो ऐसे ही प्रश्न बना के देगा वो, और छात्र आपको 50 प्रकार की बातें भी बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप 150 रुपया ले रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसमें सुधार करिएगा। यदि आगे चल करके आपके पास ये वीडियो कभी पहुंच जाता है तो थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। एआई का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी बना करके दे देगा। एक लेवल होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए कि आप किस स्तर के एग्जाम को कंडक्ट करवा रहे हैं और कौन सा पोस्ट आप दे रहे हैं, ठीक है। तो ढंग का एआई यूज करें, कुछ भी यूज मत करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलो, ये तो मेरी कुछ पेपर को देखने के बाद हल्की से मन में जो एक भड़ास थी वो मैंने बताई है। अब आपको काम की बातें बताते हैं। इसमें ही 2 मिनट मैंने बर्बाद कर दी, कोई बात नहीं, लेकिन अब समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका।
दोस्तों महिला सुपरवाइजर में यदि आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो पहले एक फॉर्मेट मैं कल बता चुका था, फिर भी 1 मिनट, बस सिर्फ 1 मिनट लूंगा। आपको जब लॉगिन वगैरह करेंगे आपत्ति दर्ज करने के लिए, तो यहां पर आपको अपना क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करना है, जो भी क्वेश्चन नंबर होगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहां पे आपत्ति का प्रकार, आपत्ति के प्रकार में कई चीजें हैं, जैसे कि मान लो आपका प्रश्न का उत्तर गलत है, या फिर 2 उत्तर गलत हैं, या पूरा प्रश्न ही गलत है, या भाषा गलत हो गई है, तो उसने रीजन लिखा है। इनकरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेशन, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन, नन ऑफ दीज करेक्ट, कोई भी सही नहीं है। डिस्क्रिशनरी बिटवीन द इंग्लिश हिंदी, हिंदी और इंग्लिश में गलत कुछ हो रहा है, प्रिंटिंग एरर्स हो गई हैं, या फिर कुछ अदर है, जो भी रीजन हो उस रीजन को दोस्तों यहां पर आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जो आपको सही लग रहा है, जो क्वेश्चन आपको सही लग रहा है उसकी आईडी सिलेक्ट कर दीजिएगा, जो भी नंबर हो उसकी आईडी। और यहां पर दोस्तों आपको कमेंट करना है। देखिए एक चीज मैंने कल के वीडियो में साक्ष्य के लिए कहा था, साक्ष्य बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, उसका एक रीजन है। जरूरी तो होता है देखो सही करवाने के लिए, लेकिन समस्या क्या है दोस्तों, इन लोगों ने बहुत चालाकी से काम किया है, आपसे ऑब्जेक्शन भी करवा रहे हो, मात्र 2 दिन का समय दिया है। अब मान लो मैंने खुद अपने वीडियो में बोला है कि एनसीईआरटी सबसे अच्छा साक्ष्य होता है, लेकिन हमारे पास हजारों क्वेश्चन हैं, और यदि हम एनसीईआरटी में उसके पन्ने पलटेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्वेश्चन किस पेज पर लिखा होगा, वो थॉट किस पेज पर लिखा होगा। तो 2 दिन के समय में पॉसिबिलिटीज नहीं है कि एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस का उत्तर आप ढूंढ पाएं, तो बहुत आवश्यक नहीं है। उन्होंने लिखा है साक्ष्य अपलोड करें, यदि हो तो कर दें, ना हो तो ध्यान देना बहुत अच्छे तरीके से यदि आप टिप्पणी लिखते हैं तो आपके प्रश्न के उत्तर को सही माने जाने की संभावना काफी अधिक रहेगी। ध्यान देना दोस्तों। अब हम आपको कुछ बताने वाले हैं कि किस प्रकार से आपको आपत्ति करनी है और किन प्रश्नों में करनी है। मैं आपको 2 मिनट बाद बताता हूं किन प्रश्नों को मैंने यहां पे ऑब्जेक्शन पे लिया है, किन प्रश्नों को मैं दिखाने वाला हूं, बताता हूं। लेकिन आपत्ति का प्रकार कैसा रहेगा, प्रश्नों की आपत्ति का प्रकार ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यदि आपका प्रश्न मैथ का है या रीजनिंग का है तो उसके लिए क्या करें, मैथ रीजनिंग के अपने प्रश्न को सॉल्व कर लें और सॉल्यूशन की जो टिप्पणी है वो कर दें। नो सोर्स रिक्वायर्ड, गणित और रीजनिंग में आपको किसी भी सोर्स को लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वारा सॉल्व किया गया जो सवाल का उत्तर होगा, सही मेथड से सॉल्व किया गया, वही आपका सोर्स है। मैथ रीजनिंग में किसी भी सोर्स की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ना पहले थी। आपके पास कोई भी मान लो गलत, मैं भी एग्जांपल दिखाऊंगा आपको सॉल्व करके, मैंने स्क्रीनशॉट लगा के रखे हैं, सॉल्व करके बताया हुआ कि भैया किस प्रकार से चीज करना है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग में आपको सोर्स नहीं लगाना है। यदि आपको लगता है कि व्यापम द्वारा जारी किया गया उत्तर गलत है तो उसको सॉल्व कर लो, वही सॉल्व करके उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कहां पे, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संक्षिप्त टिप्पणी में टाइप कर दो कि भाई साहब आपने गलत दिया है, हमारा वाला सही है उत्तर, ठीक है। अब यदि हम बात करें अन्य सब्जेक्टों की, मैथ रीजनिंग में तो सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यदि हम बात करें पोषण स्वास्थ्य की, बाल विकास की, मैनेजमेंट की, अन्य की, इनमें क्या है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट के आधार पे भी आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन समझ के आधार पे भी आए हैं। देखो फैक्ट वाला जो क्वेश्चन होगा उसका सोर्स लगाना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि फैक्ट वाले क्वेश्चन का सोर्स कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, या तो किताब में मिल जाएगा, एनसीईआरटी किताब में, किसी भी मान्यता प्राप्त किताब में मिल जाएगा। लेकिन किताब में अभी आपको लग रहा है कि समय की बहुत कमी है, तो बहुत अच्छा रास्ता है भाई, पेपर जब इन्होंने एआई से बनवाया है तो हम भी थोड़ा बहुत एआई की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको कुछ उसकी एक तरीका बताऊंगा कि वैलिड एआई कौन सा होगा। जब हम इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करेंगे तो पहला प्रयास आपको ये करना है कि आपको अच्छी लिंक्स को खोजना है, जो मान्यता प्राप्त लिंक्स या मान्यता प्राप्त वेबसाइटें होती है उनको खोजना है, ठीक है। यदि उनपे उत्तर मिल रहा है तो भाई फैक्ट वाले क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। समझ आधारित उस प्रश्नों की यदि हम बात करेंगे तो ना तो भाई साहब वो आपको किसी किताब में मिलने वाले हैं, ना ही आपको किसी वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। वो सामान्य रूप से चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और अपनी ही समझ का उत्तर आपको टाइप करना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसे से ऐसा होता है, वैसे से वैसा होता है। यदि मेरे पास कोई समझ आधारित प्रश्न पोषण स्वास्थ्य का आता, जब जनरली मुझे दिखाने फैक्ट वाले मिले हैं, मैंने क्वेश्चन लगाए भी हैं, अभी आपको दिखा दूंगा। सर इन सभी सब्जेक्टों में पहली लाइन मेरी लिखे, यदि कोई फैक्ट वाला प्रश्न है, जैसे कि मैंने बोल दिया कि विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित बीमारी है, अब वो यदि लिखे हुए है कि विटामिन ए की कमी से पेट दर्द होता है, तो भाई साहब ये आपका फैक्ट है। आपको 50 प्रकार के सोर्सेस मिल जाएंगे इसको सर्च करने के लिए कि विटामिन ए किस चीज से होता है, ये सीधा सीधा फैक्ट है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों सोर्स का होना जनरली आवश्यक है। कोई भी सोर्स, कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट मिल जाए, वैलिड जगह पे लिखा हुआ स्क्रीनशॉट मिल जाए, आप उसकी जानकारी लिख दें कि भाई साहब इस जगह से हमने ये लिया है और ये देखो होता है। लेकिन समझ आधारित प्रश्नों को
उचित सोर्स नहीं मिल पाएगा, कठिन है, उसका सोर्स नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो समझ आधारित प्रश्न होंगे उनकी आपत्ति के लिए जो कमेंट का टिप्पणी करने वाला बॉक्स है ना, उस पे कमेंट पे आप अच्छी सी व्याख्या लिखिए। अच्छी सी व्याख्या लिखेंगे तो आपका हो सकता है, 100% नहीं करूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर सही मान लिया जाए। यदि आपको लगता है कि व्यापम गलत है और आप सही है और समझ आधारित प्रश्न है, तो आपको व्याख्या करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपको सोर्स या स्क्रीनशॉट या अन्य चीजें सिर्फ और सिर्फ फैक्ट वाले प्रश्न में लगाना है। मैं फैक्ट वाले प्रश्न आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जो फॉर्मेट रहेगा, किस फॉर्मेट से आपको लिखना है। यदि आप सोर्स लगा रहे हैं तो आप लिखेंगे, व्याख्या का प्रारूप क्या रहेगा, सर मान्यता प्राप्त इस किताब में या फिर इस वेबसाइट पर या फिर अन्य राज्य की परीक्षाओं में यह सही उत्तर माना गया है, आपने कुछ और कहा था, और उसका विवरण आप लिख देंगे। आपको मान लो कोई प्रश्न पूछा गया और व्यापम उसका उत्तर गलत लगाए हुए, जबकि आपको स्पष्ट है कि हमारी इस किताब में इस प्रकार से लिखा हुआ है और यह एक मान्यता प्राप्त किताब है, आप उसकी फोटो खींच के लगा दो या फिर उसका डिस्क्रिप्शन नीचे लिख दो। या कोई वेबसाइट आप खोजते हो, मैं वेबसाइट के बारे में जानकारी दूंगा, आपको लाइव दिखा दूंगा यहीं पे इसी वीडियो में कि कैसे आपको देना होता है, वेबसाइट का उपयोग कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। उस पे या फिर मान लो एक लड़की है, छात्रा है, बार बार कह रही थी कि सर एम्स में कोई ऐसा, एम्स हॉस्पिटल, एम्स की भर्तियां आती है, तो एम्स ने कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्वेश्चन ध्यान नहीं है, और व्यापम ने अलग माना हुआ है, और जो व्यापम ने माना हुआ है वो गलत लग रहा है उसको, उसने जो पढ़ा है वो कुछ अलग पढ़ा है और वही एम्स वाले ने माना था। तो बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं कि जब एम्स ने दोस्तों सर ये प्रश्न पूछा था इस परीक्षा में, तो देखिए इन्होंने यह माना था। इसका मतलब मेरा कहने का है कि यदि कोई अन्य राज्य की या केंद्र की परीक्षा में उस प्रश्न के उत्तर को माना गया है तो साक्ष्य के रूप में, यदि आपको पता है तो, नहीं पता है तो कहानी खत्म ही हो जाती है। यदि आपको मालूम है कि यह प्रश्न पहले भी कहीं पर आया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है किसी एग्जाम का, तो आप उसका सोर्स उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट वाला भैया इतना इजी है, मैंने आज जितने स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो पूरे वेबसाइट वाले ही लगाए हैं, ताकि आप लोग देखो, मैं यदि किताब का आपको बताता, मैं मान लो एनसीईआरटी बता दे रहा था अभी आपको, तो क्या अभी एक दिन के अंदर सारी एनसीईआरटी खरीदने जाते या सारी राज्य की परीक्षाओं के पेपर ढूंढने जाते? सबसे बेहतरीन आपके लिए जो है वो वेबसाइट ही है। फिलहाल किताब जिनके पास है अच्छी बात है, अन्य राज्य की परीक्षाओं का तो वही लोग कर सकते हैं जो बहुत सारे एग्जाम देते हैं, वेबसाइट सब लोग उपयोग कर सकते हैं। तो मैं आपको जो एग्जांपल दूंगा वो वेबसाइट के दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन को। आपत्ति दर्ज करने लायक जो प्रश्न है, दोस्तों प्रश्न तो मेरे पास बहुत सारे हैं, 350 से ऊपर तो आपने कमेंट कर दिए हैं, और कम से कम मेरे पास 1000 से ऊपर प्रश्न मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आ चुके हैं, और मैंने सिंगल बच्चे को ज्यादा व्हाट्सएप वगैरह पे बता नहीं पाया है, क्योंकि मैं नहीं रिव्यू कर सकता हूं सबके क्वेश्चंस, ठीक है। समझा करिए, लेकिन तरीका आपको बता दिया कि इस तरीके से करेंगे। 2-4 प्रश्न आपको दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने स्क्रीन पर आता है। एक लड़की है अंजलि कुशवाहा, 19 घंटे पहले इन्होंने कमेंट किया है कि सर 28 मार्च सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा, यदि कोई वर्ष सामान्य है, सामान्य का मतलब नॉन लीप ईयर है, कोई वर्ष नॉन लीप ईयर है, नॉन लीप का मतलब 28 दिन की फरवरी है, उसमें 28 दिन की फरवरी है, ठीक है, और उसका पहला दिन सोमवार है, तो अंतिम दिन क्या होगा? जब भी ध्यान दीजिए नॉन लीप ईयर को हम पढ़ते हैं, नॉन लीप ईयर में जिस दिन से साल की शुरुआत होती है, साल का अंत भी हमेशा उसी दिन पे होता है। यदि नॉन लीप ईयर की बात करें, जैसे कि 2021 की बात कर लें, 22 की बात कर लें, 23 की बात कर लें, ठीक है, तो ये सारे क्या है दोस्तों, नॉन लीप ईयर है, ये सारे के सारे नॉन लीप ईयर है, ठीक है। 2024 क्या है, लीप ईयर आ गया, 2020 क्या है, लीप ईयर आ गया। यदि हमसे पूछा है सामान्य वर्ष, तो 21, 22, 23 अभी के अभी लाइव आप वीडियो देख रहे हो, कैलेंडर उठा के देख लेना, 21 का, 22 का और 23 का, 21, 22, 23 का कैलेंडर उठा के देख लो, साल का पहला दिन आपको वही मिलेगा, साल का अंतिम दिन भी वही मिलेगा। ये तो सामान्य मैंने बता दिया, आपने समझ लिया, लेकिन इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ध्यान देना दोस्तों, कैलेंडर विधि जिस प्रकार से मैं रीजनिंग तो पढ़ाता नहीं हूं, नहीं तो मैं सॉल्व करके दिखा देता। कैलेंडर का अब आपको उत्तर कैसे लिखना है इसका, कैलेंडर विधि का प्रयोग करके उत्तर को डिस्क्रिप्शन में लिख दो, या फिर नॉन लीप ईयर का, नॉन लीप ईयर का मतलब 21, 22, 23 का कोई भी 2 कैलेंडर के स्क्रीनशॉट लगा दो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। व्यापम ने माना है मंगलवार, व्यापम ने मंगलवार है, भाई व्यापम यहां पर गलत है, पहले ही प्रश्न में व्यापम को गलत कर दिया। छात्रा ने उत्तर सोमवार लगाया है, हमारा सही उत्तर भी सोमवार होगा। 100% इस पर आप आपत्ति दर्ज करें, आपका सोमवार का प्रश्न उत्तर सही होगा। तरीका बता दिया है, या तो आप उसका डिस्क्रिप्शन में सॉल्व करके बता दो विधि के माध्यम से।
मैथ रीजनिंग का तो आप सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप एक कुछ मत काम करो, आप तो नॉन लीप ईयर के मोबाइल से ही अपने कैलेंडर खोलो मोबाइल में और उसके 2 स्क्रीनशॉट लगा दो, एक लगा दो 2021 का, एक 22 का, एक 23 का, आगे पीछे के लगा देना, आपका उत्तर सही हो जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया। चलिए एक क्वेश्चन छात्रा ने भेजा है, अब देखिए एक क्वेश्चन भेजा है रश्मि दुबे ने, 8 अप्रैल 2025 की फर्स्ट शिफ्ट का है, 8 अप्रैल का, अभी रिसेंट का है। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर? 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने आंसर किया था अ चाइल्ड केयर एट अ डे केयर सेंटर। व्यापम बोल रही है अ चाइल्ड केयर इन अ गवर्नमेंट रन ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब होता है दोस्तों अनाथ आश्रम। ध्यान देना, आपने इस चीज को थोड़ा सही से पढ़ा नहीं है, यह आपत्ति नहीं लगेगी इसमें, आपत्ति इसमें नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, जो इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर होते हैं उसका ये मतलब नहीं है कि डे केयर, जो आप डे केयर की बात कर रहे हैं ना, वो होते हैं एक प्रकार के, जो हम लोग उसमें नहीं पढ़ते हैं, पालना जिसको बोलते हैं, पालना होता है डे केयर वाला, ठीक है, जिसको क्रेच बोलते हैं। डे केयर जो होती है दोस्तों वो क्रेच में होती है। इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर में टोटली बच्चों का ध्यान रखते हैं और अधिकांशतः वो ऑर्फनेज अनाथालय से संबंधित होता है। इसका उत्तर देखो, अब आप समझिएगा उत्तर हम कैसे देख रहे हैं। इतना समय नहीं है हमारे पास और आपके पास भी इतना समय नहीं है कि किताब के पन्ने पलट पाएं, और पता भी नहीं कि किताब के किस पन्ने में इसका उत्तर लिखा हो। भैया मैंने कुछ नहीं किया, वही काम आपको करना है, और मैं वेबसाइट ऑफिशियल बता दूंगा आपको, ठीक है। मैंने ए लिया और इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैंने इसको कॉपी कर लिया और गूगल पे मैंने इसको सर्च किया। गूगल पे सर्च करने पर दोस्तों ए वाला पेज आता है। सामान्य रूप से दोस्तों इसकी मान्यता थोड़ी सी कम है, लेकिन उत्तर तो यही मिल जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ इंस्टीट्यूशनल चाइल्ड केयर इज अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशनल सीसीआई ऑल्सो नोन एज ऑर्फनेज। उत्तर तो भैया व्यापम का सही है, आपका वाला गलत है, ठीक है। उत्तर व्यापम का सही है तो आपको नहीं लगाना है। लेकिन ध्यान देना, मैंने एक लाइन लिखी है, बेहतर सोर्स गूगल में सर्च जब हम करते हैं तो उससे संबंधित कुछ मान्यता प्राप्त लिंक्स या अटैच हुई रहती हैं। गौर से देखिए, जब भी गूगल पे सर्च करोगे तो जो लिख करके आता है ना, उसके नीचे ऐसा एक सिंबल होता है, एक कहलाती है दोस्तों लिंक। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो गूगल जिन लिंक्स के माध्यम से, जिन वेबसाइट के माध्यम से डेटा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उठाता है, उसी को लिखा है। गूगल ने अपने आप नहीं लिखा है, गूगल खुद कॉपी कर रहा है। तो आपको इन लिंक्स का स्क्रीनशॉट लगाना है। मैंने एक इसी पे लिंक पे क्लिक किया था तो 3-4 प्रकार की लिंक आई, उनमें से एक वैलिड लिंक थी, ये देखिए, अडॉप्शन इज अनदर वर्ड ऑफ फैमिली। ध्यान देना दोस्तों, इस लिंक का नाम था, इमेज सोर्स लिखा है, लिंक का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या था, लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया एक नोट था। उसमें ध्यान देना दोस्तों, साफ लिखा है, अ चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन कॉमनली नोन एज, इसको ऑर्फनेज बोलते हैं, एज डिफाइंड अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। जो भाई साहब भारत में जुवेनाइल जेजेए एक्ट है, उसमें भी एक पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सीसीआई होते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको हम ऑर्फनेज या अनाथालय के रूप में जानते हैं। तो फिलहाल उत्तर तो अब हमारा देखो, इस प्रश्न के आधार पे मैं सिर्फ आपके उत्तर को गलत और व्यापम के उत्तर को सही करना नहीं बता रहा हूं, हर एक प्रश्न की आपत्ति के लिए आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको तरीका कैसे दिया। ध्यान देना दोस्तों, मैंने क्या किया, जो प्रश्न आपका लिखा है, समझ आधारित प्रश्नों के उत्तर कम मिलते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे समझ वाले प्रश्न भी इस पे सर्च किए थे, ठीक है, उनके स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा और उनके उत्तर भी थोड़े खोजने पर मिल रहे हैं। देखो इतना कम समय है, मैं बेहतर तो किताब को मानता हूं, लेकिन नहीं कर पाएंगे इतने जल्दी, सारे क्वेश्चन को रिव्यू नहीं किया जा सकता है, तो मजबूरी में हमें इंटरनेट की सहायता लेनी पड़ रही है। लेकिन इंटरनेट भी हमें काफी अच्छी जानकारी दे रहा है, रिलेटेड जानकारी तो वो सही दे ही रहा है, उसके साथ अटैच है। हमने इस क्वेश्चन को सर्च किया, सर्च करने पे हमारे पास यहां पे लिंक आ जाएंगी, कोई ना कोई लिंक ओपन होगी, गूगल जो लिखेगा वो तो ठीक है, साथ साथ लिंक ओपन होगी। इस लिंक में दोस्तों एक बहुत बड़ी लाइन मिलती है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के किसी ना किसी पॉइंट पर ऐसा लिखा है कि ऑर्फनेज ये होता है। तो आप अन्य कोई भी प्रश्न का ऑब्जेक्शन लेना चाहते हो तो इस प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। आई होप सो को आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। पूरे यूट्यूब पर आपको एकमात्र वीडियो मिलेगा जो आपको इस तरीके की जानकारी दे रहा होगा, बिना समय के गवाए, सिर्फ रियल अपडेटेड। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये काम मैं कर सकता हूं, दूसरे भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरे करना नहीं चाहते हैं, ठीक है।
कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। एक अगला क्वेश्चन है, अंजलि जी ने 22 घंटे पहले कमेंट किया है, 16 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, डायरिया के दौरान बुखार क्या संकट दे सकता है? अच्छा ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फूड इंटॉलरेंस, डिहाइड्रेशन या फिर वायरल इन्फेक्शन। इन्होंने उत्तर जो दिया था वो वायरल इन्फेक्शन दिया था, ईएसबी ने बैक्टीरियल इन्फेक्शन माना है। बहन बोथ होना चाहिए, बिल्कुल इन्होंने डी दिया था, बोथ होना चाहिए सर, बिल्कुल आपकी बात 100% सही है। आप बोलेंगे सर क्यों? अरे मेरे भाई मैं डायरिया की बात कर रहा हूं, क्या डायरिया रोटा वायरस से होता है? बिल्कुल होता है सर, रोटा वायरस से डायरिया नहीं होता है, दस्त नहीं लगते हैं, रोटा वायरस से होता है ना, वायरस है सर। जब साल्मोनेला एक बैक्टीरिया है, जब साल्मोनेला या ई कोलाई, ये क्या है दोस्तों? बैक्टीरिया है। जब ई कोलाई या साल्मोनेला अटैक करते हैं, ये बैक्टीरिया है ना, तो तब भी तो दोस्तों पेट खराब होता है ना, तब भी डायरिया लगता है, दस्त लगते हैं, ठीक है। तो सर ये बैक्टीरिया से भी हो रहा है, ये रोटा वायरस से भी हो रहा है, नोरा वायरस से भी हो रहा है, तो वायरस से भी हो रहा है, बैक्टीरिया से हो रहा है सर। इसके दो बोथ करेक्ट होंगे। जो बच्चे भी इसकी वो लगाएंगे, आपत्ति लगाएंगे, तो स्पष्ट रूप से लिख देना सर ये दोनों से होता है, दोनों सही माने जाएं। बैक्टीरिया वालों को भी उत्तर दिया जाए और दोनों को उत्तर मिलेगा इसका, ठीक है, या इसका बोनस दो या जो भी दो। वायरल इंफेक्शन आपका सही है, बैक्टीरियल भी सही है, दोनों सही होंगे, बोथ करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इसका आपको देखना है, देख लो, पढ़ लो सर। फैक्ट आधारित प्रश्न इसको बोलते हैं सर, फैक्ट आधारित प्रश्न। जो ये प्रश्न था ये फैक्ट था, इसमें कोई समझ वाली बात नहीं थी सर। हमने एक गूगल का ये स्क्रीनशॉट लगाया, डायरिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय लूज वाटर, हो गया, ठीक है। ध्यान देना, कॉज ऑफ डायरिया में देखो, इन्फेक्शन वायरल भी हो सकता है, नोरा वायरस से या रोटा वायरस से, बैक्टीरियल हो सकता है, ई कोलाई से, साल्मोनेला से। उत्तर का स्क्रीनशॉट मिल गया, इनका भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ये सर्च कर लेना खुद से, तब लगाना। और देखो लिंक्स ढूंढनी है, दोबारा देखो, मैंने दोबारा सर्च किया, इसको मिला मुझे, लेकिन इस स्क्रीनशॉट से ज्यादा प्रेफरेबल है कि यहां पर जो लिंक दी है, इस लिंक में दोस्तों क्लिक करिएगा तो कोई ना कोई अधिमान्य वेबसाइट आपके सामने आएगी। उस वेबसाइट का आप देखो क्या है, आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा कि सर हमने यहां से स्क्रीनशॉट लगाया है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वेबसाइट में इसका स्क्रीनशॉट कम लगाना आप लोग, ठीक है। जो लोग आपत्ति दर्ज कराएं तो इनका स्क्रीनशॉट, गूगल की सीधे हेडलाइन का स्क्रीनशॉट मत लगाना, ठीक है। लेकिन जो लिंक्स मिल जाए, और लिंक्स हो सकता है आपको मान लो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की मिल जाए, आपको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मिल जाए, आपको भाई साहब मान लो भारत में एम्स की कोई मिल जाए, आपको मान लीजिएगा कि भोपाल के यूनिवर्सिटी की कोई मिल जाए। इनकी यदि आपको लिंक मिल जाती है तो भाई बेहतर तो है कि हम सरकारी वेबसाइट का या सरकारी लिंक का प्रयोग करें, क्यों हम गूगल का लगाएं। ना मिले तब आप इसका, इस प्रकार के जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं इनका प्रयोग करें, ना मिले तब इसका प्रयोग करें। अदरवाइज आपको ऐसी लिंक्स के अंदर कहीं ना कहीं मिलेगा, तो डेटा का आपको प्रयोग करना है। फैक्ट आधारित प्रश्न था, हम तो तुरंत देखो मिल गया हमको, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आया है, विच रश्मि का आया है, रश्मि दुबे ने अंग्रेजी में लिखा है और दीपिका डांगी ने इसको हिंदी में लिखा है। Which law primarily governs guardianship for orphaned children in India? भैया एक क्वेश्चन आया है, इन्होंने भी लिखा है, अनाथ बच्चों की संरक्षकता को कौन सा कानून नियमित करता है? तो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि इसका उत्तर होता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। सबसे पहली प्रायोरिटी जो जेजेए के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन दूसरी प्रायोरिटी इसका हो सकता है गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट। तो या तो इसका उत्तर आप जेजे करिए या फिर आप दोनों करिए, आप सिर्फ गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा हूं, ठीक है। तो इसका उत्तर या तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट होना चाहिए या फिर इसका उत्तर बोथ होना चाहिए। आप सिर्फ इसको सही नहीं मान सकते हैं। व्यापम ने करेक्ट उत्तर किया है गार्जियंस और वार्ड, सिर्फ ए नहीं होगा, या तो जेजे होगा या फिर ए बोथ होगा। पढ़िएगा, मैं पढ़ाता हूं 2 मिनट, ठीक है। ध्यान देना, द प्राइमरी लॉ गवर्निंग गार्जियंस फॉर ऑर्फेन्स चिल्ड्रन इन इंडिया इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। पहला दोस्तों जेजेए है, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द केयर, प्रोटेक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन। इसी की बात कर रहे थे, अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन की। अडॉप्शन ऑफ चिल्ड्रन के लिए मैंने 50 बार समझाया है कि दोस्तों एक एजेंसी होती है, इसको कारा बोलते हैं, और कारा आजकल काम करती है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत। कारा का काम भी क्या है? द सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, कारा भी इसके लिए काम करती है।
तो दोस्तों प्राइमरी इसका रीजन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, लेकिन ध्यान देना गार्जियंस एंड वार्ड एक्ट जो कि 1890 में आया था, ये भी रिलेटेड है इस चीज से, ठीक है। दिस एक्ट अलाउज कोर्ट्स टू अपॉइंट गार्जियंस फॉर माइनर, जो माइनर्स हैं जिनकी आयु कम है उनके लिए कोर्ट गार्जियंस को यानी अभिभावकों को अपॉइंट कर सकता है व्हेन नेसेसरी, जब जरूरत होगी। प्राइमरीली फोकसिंग ऑन चाइल्ड बेस्ट इंटरेस्ट, चिल्ड्रन के भविष्य के लिए, चिल्ड्रन की भलाई हो सके उसके लिए इनको अपॉइंट किया जा सकता है। दोस्तों गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट पहले आया था, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बाद में आया है, लेकिन आज के वर्तमान के समय के हिसाब से देखा जाए तो हम इस चीज को पहले जेजे के अंडर रखेंगे, बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट करेंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर इनको बोथ ही करना पड़ेगा। सर कौन सा होगा? तो बोथ करना पड़ेगा, जेजेए या फिर आपको क्या बोलते, या तो आपको जेजे करना पड़ेगा या फिर आपको बोथ करना पड़ेगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस पे 100% आप आपत्ति दर्ज करें। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एक बार पीडीएफ पूरी की पूरी हमने कई बार प्रोवाइड करी है, पढ़ लीजिएगा, उस पे किसी ना किसी पॉइंट पर ये वाला लाइन आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी इंटरनेट पे मौजूद है, सर्च भी करोगे तो जे पूरा खुल जाएगा, पढ़ लीजिएगा, वहां से बहुत सारी लिंक्स लगी हैं, लिंक्स पे आप क्लिक करेंगे तो कहीं ना कहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का एक पेज खुलेगा, उस पेज पे लाइन कहीं ना कहीं पे लिखी होगी, ठीक है। चलिए बात क्लियर हो रही है कैसे आपत्ति लगानी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 7 मार्च को दोस्तों क्वेश्चन आया है, बच्ची में आंखों के संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एक दोस्तों है सनग्लास लगाना और ईएसबी ने उत्तर दिया है हाथ धोना। सर प्लीज इसका ऑब्जेक्शन बता दें। भाई पहली बात तो आपको चारों ऑप्शन लिखने चाहिए थे, इस प्रकार के बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं अधूरे वाले, समझ में आती नहीं है पूरी बात। आंखों का संक्रमण रोकना है, हाथों को धो करके हमेशा आप यह नहीं कह सकते हो कि आंखों का संक्रमण रुक जाएगा। समझिए, हां हम मानते हैं कि गंदे हाथों से हम आंखों को छूते हैं तो संक्रमित हो सकती हैं, लेकिन क्या ये सामान्यतः सिर्फ हाथों के छूने से ही होगी? क्या मान लो मेरे पास सनग्लास नहीं है, मेरे पास सनग्लास नहीं है, ठीक है, मैं कहीं गंदी जगह पे जाता हूं तो क्या संक्रमित चीजें मेरे आंखों में आके नहीं लग सकती हैं? तो सनग्लास के लगाने से, ठीक है, या किसी भी ग्लास के लगाने से हो सकता है कि रियरली प्रिवेंशन हो, लेकिन गारंटी नहीं है कि सनग्लास के लगाने से भी आपकी बातें सनग्लास के लगाने से आपकी आंखें संक्रमण से बच जाएंगी, और यह भी गारंटी नहीं है कि हाथ के धोने से आपकी आंख, क्योंकि बिना हाथ लगाए भी आंखें संक्रमित हो सकती हैं। तो बाकी ऑप्शन मेरे पास नहीं है, तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। बाकी ऑप्शन होते तो मैं आपको बता पाता, ठीक है। बाकी दोनों ऑप्शंस अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा परफेक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा सही नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं। सर एक क्वेश्चन आया है टी भेसरी का, 28 मार्च का क्वेश्चन है, प्रश्न आईडी लिखी हुई है, उस वस्तु की पहचान करें जो मेल नहीं खाता। रीजनिंग का प्रश्न है, बिल्कुल उत्तर बताएंगे, अच्छा था। उस वस्तु की पहचान करें जो मेल नहीं खाता। इसमें वृत्त दिया है, घन दिया है, वर्ग दिया है, आयत दिया है। मैडम कह रही हैं जिनने दिया है उत्तर, उन्होंने दिया है घन, जबकि सही उत्तर वृत्त है। अच्छा ठीक है, चलो आपकी बात मान ली, क्योंकि वृत्त 2 आयामी है, बाकी बहुआयामी है। एक किसने बोल दिया आपसे कि बाकी बहुआयामी है? भाई साहब यहां पर 3D में सिर्फ और सिर्फ एक ही है, 3D में सिर्फ और सिर्फ घन है। बाकी 2D में बात करें, 2 डायमेंशनल की बात करें, तो चाहे हम वृत्त की बात कर लें, चाहे हम स्क्वायर यानी कि हम वर्ग की बात कर लें, और चाहे हम आयत की बात कर लें, आयत ही ना, ये सारे के सारे दोस्तों आपके 2D हैं, ठीक है। और आपने लिखा है वृत्त में कोई कोण है। भाई साहब व्यापम को नहीं मन लग रहा है, व्यापम को नहीं मन है कि वो कोण चेक करे, उसने कोण चेक किया ही नहीं है। उसने कोण, यदि कोण के आधार पर बोलेंगे तो हम ये मान सकते हैं कोण के आधार पर उत्तर वृत्त होना चाहिए, क्योंकि वृत्त में कोण नहीं होता है, बाकी सब जगह कोण आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इन्होंने घन उत्तर लगाया है और इनका घन 100% सही हो जाएगा, क्योंकि इनके पास एक वैलिड पॉइंट है कि घन अकेला 3D है, बाकी सारे के सारे 2D हैं, सारे 2D हैं, घन अकेला 3D है, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन दोस्तों आया भी हुआ है और इसके घन के उत्तर को घन माना गया है। एक क्वेश्चन कहीं पे आया था AI से जनरेटेड, मैंने खाली क्या किया, इस प्रश्न को सर्च किया, मुझे पूरा उत्तर मिल गया इसका। आप क्या सोच रहे होंगे सर के पास इतना प्रॉपर उत्तर कैसे आ गया? भाई बहुत सारे क्वेश्चन व्यापम वाले यहां वहां से कॉपी करके लाते हैं, मैंने भी वहीं से, मैंने कहा चलो छानबीन करी जाए, थोड़ी मेहनत करो तो मिलता सब कुछ है। भाई पूरा प्रश्न ही मिल गया, एक प्रश्न कहीं पे आया हुआ तो वहीं से व्यापम वालों ने उठा लिया। उस प्रश्न का उत्तर आया है घन। घन एक त्रिविम आकार है, त्रिविम का दोस्तों मतलब होता है 3D, जबकि वृत्त बाकी सबके सब 2 आयामी है, यानी कि 2D है। ध्यान देना, घन की बात करी गई है। इन्होंने जो भी उत्तर दिया हुआ है
वो 2D और 3D पे उत्तर दिया, कोण उन्होंने नहीं सिलेक्ट किया, तो इस पर आप आपत्ति नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ ये था कि जिस तरीके से हम सोचते हैं, कई बार एग्जाम कराने वाली संस्था अलग तरीके से सोचती है, और वो यदि अपने में सही है तो आप उसके प्रश्न को गलत नहीं बोल पाएंगे, इस पे आपत्ति नहीं बन पाएगी, बता दे रहे हैं। कोण के आधार पे आपत्ति नहीं बना पाएंगे क्योंकि घन के आधार पे चीजें सही हो रही हैं। ठीक है, अगला दोस्तों बताइए, कल्पना कहती है, उस पर आपत्ति नहीं लगाना, उत्तर समझ गए ना। कल्पना कह रही है 9 अप्रैल के क्वेश्चन में शिफ्ट 1 में, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डीएपी विकासात्मक रूप से उपयुक्त अभ्यास को कैसे लागू कर सकते हैं। बेस्ट रीजन होगा दोस्तों इंटरेक्टिव, इन 4 दिए सभी बच्चों को समान कार्य देकर नहीं हो सकता, पारिवारिक भागीदारी से बचकर, भाई पारिवारिक भागीदारी से बचना नहीं है, उनको शामिल करना है, यह प्रश्न का उत्तर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन व्यापक ने शायद यही को मान लिया है। केवल लेखन कौशल पर ध्यान केंद्रित करके कभी नहीं हो सकता है, हमें उसका विकास करना से सिर्फ लेखन से नहीं कर सकते हैं। इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव तो ठीक है, मेन शब्द है खेल आधारित गति है, हम बच्चों को तभी सिखा सकते हैं जब हम उसको खेल खेल में सिखाएं, खेल खेल में सिखाते हैं तब बच्चा बेहतर विकास कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। मेरा उत्तर, लड़की का उत्तर है इंटरेक्टिव और खेल, लड़की का उत्तर सही है। व्यापम कह रहा है पारिवारिक भागीदारी से बचकर, व्यापम भैया आप यहां पर गलत हैं, आपको अपना ए स्टेटमेंट वापस लेना पड़ेगा। पारिवारिक भागीदारी से बचना नहीं है, इनफैक्ट परिवार के लोगों को शामिल करना है उस चीज में, ताकि बच्चा बेहतर विकास कर सके। तो 100% इस प्रश्न में आपत्ति लगेगी, इस पे आपत्ति लगाइएगा, आपके प्रश्न का उत्तर सही होगा। सोर्स चाहिए, सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करो, आपको यह उत्तर मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता डीएपी विकासात्मक रूप से उपर्युक्त अभ्यास को लागू करने के लिए बच्चों को खेल खेल में सिखाओ, खेल खेल में सीखने, उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझाने के लिए गतिविधियां कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे माता पिता और समुदाय को शामिल कर सकते हैं। एक कह रहे हैं माता पिता समुदाय को शामिल करना है, और वो कह रहा है पारिवारिक भागीदारी से बचना है। 100% गलत है व्यापक वहां पर। ठीक है, आप आपत्ति लगाएं, प्रश्न का उत्तर सही होगा। इंटरनेट पर सर्च करने पर मुझे यह प्रश्न का उत्तर मिला, आप भी सर्च करेंगे, आपको विद लिंक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक्स के आधार पर आप इसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिएगा, 100% आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन दोस्तों है, गर्भवती मधुमेह के कारण क्या जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, गर्भवती मधुमेह के, गर्भवती मतलब कि जिस टाइम पर एक महिला प्रेग्नेंट है और उसको यदि डायबिटीज हो जाता है तो क्या जटिलताएं हो सकती हैं। न्यूरल ट्यूब दोष, पीलिया, डाउन सिंड्रोम, भंगतालु। उत्तर इनने लगाया है न्यूरल ट्यूब दोष, बहुत अच्छा उत्तर नहीं है ये, क्योंकि सामान्य कंडीशन न्यूरल ट्यूब दोष नहीं होती है। और व्यापम का 100% गलत है, पीलिया का दूर दूर तक इस चीज से संबंध नहीं है। आप इस पे आपत्ति लगा सकते हैं, क्योंकि दिए गए जितने भी ऑप्शंस है ना, ये चारों ऑप्शंस में बहुत ज्यादा कोई मैच कर ही नहीं रहा है। ठीक है, 100% आपत्ति लगाइए, आपको या तो इसका बोनस मिल जाएगा या फिर इस प्रश्न को डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात ना, या तो डिलीट होगा या फिर बोनस मिलेगा। चारों ऑप्शंस में बहुत अच्छे ऑप्शंस नहीं है, मैं इसका आपको रीजन दिखाता हूं, ध्यान देना। जब मैं प्रॉपर, और जो ये जानकारी है एक क्लीवीलैंड क्लिनिक की है, जो कि मान्यता प्राप्त एक वेबसाइट है, इसके उत्तरों को सही माना जाता है। जब गर्भवती कोई मधुमेह होती है तो बच्चे को कैसे प्रभावित करता है समझिएगा। यदि आपको गर्भवती मधुमेह है तो आपके शिशुओं पर निम्नलिखित जोखिम अधिक है। जन्म के समय वजन बढ़ सकता है, जिसको दोस्तों मैक्रोसोमिया कहा जाता है, वजन बहुत ज्यादा, बच्चा 5-6 किलो का पैदा हो जाए। जन्म के समय सांस लेने में दिक्कत हो सकती है बच्चे को। हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, इससे नवजात शिशुओं में दौरे पड़ सकते हैं। मोटापा हो सकता है, समय से पहले जन्म हो सकता है, प्रसव पूर्व जन्म हो सकता है। जीवन में आगे चल करके टाइप 2 मधुमेह हो सकता है, जो कि एक प्रकार से माता से बच्चों में होने वाला एक आनुवंशिकी रोग के रूप में देखने को मिलता है। बोलते हैं फैमिली हिस्ट्री के आधार पर टाइप 2 मधुमेह देखने को मिलता है। तो दोस्तों ए रीजन होते हैं, प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो डायरेक्टली रिलेटेड कोई भी नहीं है। और पीलिया तो इनका 100% गलत है। ठीक है, पीलिया इनका, क्योंकि पीलिया का संबंध किससे होता है? पीलिया का संबंध होता है दोस्तों बिलीरुबिन से। किससे? बिलीरुबिन से। और बिलीरुबिन का संबंध दोस्तों होता है लीवर से। ना तो भैया इसका संबंध लीवर से है और ना ही बिलीरुबिन से है, क्योंकि मधुमेह का संबंध दोस्तों अग्न्याशय से होता है। इसका संबंध अग्न्याशय से होता है, ना कि इसका संबंध यकृत से होता है। और बिलीरुबिन, यकृत का संबंध बिलीरुबिन से, बिलीरुबिन का पीलिया से है। इसका व्यापम वाला उत्तर गलत है। आपत्ति लगाएं, कुछ ना कुछ इसका मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर आंसर कोई नहीं हो रहा है इसका। ठीक है, ध्यान देना। चलो अगला एक प्रश्न है माई राम राज्य का। ठीक है भैया, क्वेश्चन था ब्रेल सामग्री दृष्टिहीन बच्चों के अध्ययन में कैसे सहायता कर सकती है। दोबारा बता रहे हैं कि आपको 4 ऑप्शन लिखने चाहिए थे। ठीक है, 2 ऑप्शन में समझ में नहीं आती हैं बातें। ऑप्शन एक क्या है? अच्छा, मेरा उत्तर है
मेरा उत्तर, आपने उत्तर लगाया है जटिल अवधारणाओं को सरल बनाने में। ध्यान देना दोस्तों, ब्रेल लिपि का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो बच्चे दृष्टिहीन हैं वो एहसास के माध्यम से हाथों को छू करके चीजों को समझेंगे। जो उनको नहीं समझ में आ रहा है वो सीखेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे, छू करके समझेंगे, हाँ भाई सब ये ऐसा हो रहा होगा, ये ऐसा हो रहा होगा, ठीक है। और ये तो हो रहा है। अब ऑप्शन डायरेक्टली जो मैंने बात बोली वैसा अभी हो सकता है दिया हो उसने, लेकिन आपने दो ही ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है। तो अभी क्लियर तो हो नहीं पा रही बात, लेकिन पहला ऑप्शन जटिल अवधारणाएं को सरल बना करके, हो सकता है आपका ये पॉइंट सही हो, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं। उन्हें स्वतंत्र रूप से पढ़ने की अनुमति देकर व्यापम का उत्तर, इनका उत्तर 100% गलत है। भाई स्वतंत्र रूप से पढ़ने की अनुमति, आप ब्रेल लिपि का उपयोग करके आप उससे ये कह रहे हो कि आप स्वतंत्र तरीके से पढ़ रहे हो, कितना रिलेवेंट है आपका प्रश्न का उत्तर है, कहां रिलेवेंट हो रहा है। तो व्यापम का उत्तर ये वाला गलत है, लेकिन आपका यह सत्य होगा कि नहीं इस बात पे बहुत ज्यादा अभी नहीं कह सकता हूं, लेकिन व्यापम का गलत है, ठीक है। तो आपको लगानी हो आप लगा सकते हैं, क्योंकि व्यापम का जो ये बोल रहे हैं ना स्वतंत्र रूप से पढ़ने के, इसका ब्रेल सामग्री से लेना देना नहीं है, ठीक है। तो व्यापम वाला गलत है। आपका यदि हो सकता है सही हो, या बाकी के ऑप्शंस देख लेना, आपने पूरा उत्तर भेजा नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं अभी, हो सकता है उनमें उत्तर लिखा हो, ठीक है। तो इनका वाला गलत है, बाकी ऑप्शंस देख लेना, यदि लगे तो आप लगा सकते हो, बाकी व्यापम का उत्तर गलत है यहां पे। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, भ्रूण विकास के चरण में मील का पत्थर है। भ्रूण विकास के चरण में मील का पत्थर है। देखो इन्होंने गति की शुरुआत लिखी है, जो कि इतना अधूरा सा कॉन्सेप्ट है। गति की शुरुआत, कौन सी गति की शुरुआत, न्यूटन की गति की या ट्रेन की गति की बात कर रहे हैं। अधूरा सा ऑप्शन दिया और इसी को उत्तर माना हुआ है व्यापम ने। दिल की धड़कन की शुरुआत एक अच्छा रीजन माना जाता है, ठीक है। तंत्र का विकास भी एक अच्छा पॉइंट माना जाता है। नाभि रस्सी का विकास, जो कि कुछ दिनों के बाद होता है शुरुआत, लेकिन इन दो से होती है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों के दोनों सही माने जाते हैं। आपने ऑप्शन बी लगाया है, आपका लगभग सही है। ऑप्शन ए, गति की शुरुआत, किस गति की बात कर रहे हैं, कुछ स्पष्ट तो करो आप। व्यापम इतना अधूरा ऑप्शन देगा, इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। इसको हटा दीजिएगा, अब पढ़िए इसको दोस्तों, यह प्रश्न कहीं पर आया था। भ्रूण विकास में कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर होते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य हैं। सबसे पहला तो होता है निषेचन। निषेचन का मतलब फर्टिलाइजेशन, जब अंडाणु और शुक्राणु एक साथ आते हैं, मिलन होता है, पहला मील का पत्थर। दूसरा होता है प्रत्यारोपण। प्रत्यारोपण का मतलब जब वो दीवार में चिपक जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर होता है दोस्तों अंगों का विकास। अंगों के विकास में हृदय आता है, मस्तिष्क आता है, तंत्र का तंत्र वगैरह आता है। जब हृदय बनेगा तो उसकी धड़कन भी आएगी, या मस्तिष्क आएगा बनेगा तो तंत्र का तंत्र में कुछ आवेग भी होंगे। फिर इसके बाद भ्रूण, और भ्रूण से भ्रूण में कुछ बदलाव होते रहेंगे। ये दोस्तों मील के पत्थर होते हैं। अब आपने ऑप्शन दिया था बच्चे को गति की शुरुआत, एक तो आपका ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है बच्चे को कि है क्या, वो ऊपर से आपने क्या बोल दिया, इसको सही उत्तर भी मान लिया। व्यापम जी आपको यह एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या फिर आपको इस प्रश्न को डिलीट करना पड़ेगा और ऑप्शन को गलत करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता है, आपत्ति दर्ज आप इस पे कर सकते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी और सी की बात करें तो मस्तिष्क और दिल से है, इन दो में से कोई भी ऑप्शन आपके सही माने जा सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हो आप बी और सी में, दोनों में से कोई भी ऑप्शन सही मान सकते हो, और व्यापम वाला उत्तर गलत। आपत्ति इस पे आप लगा सकते हैं, जिनका भी ये प्रश्न था, ठीक है, 8 अप्रैल का। अगला एक दोस्तों प्रश्न है 3 अप्रैल का, पहली शिफ्ट का है, शंकु ने भेजा है, ठीक है, शकुन ने, ठीक है। मीजल्स कान संक्रमण के जोखिम को कैसे बढ़ाता है। भैया व्यापम वाला उत्तर सही है, आपका वाला गलत है, ठीक है। मीजल्स का संबंध श्वसन से रिलेटेड होता है, ठीक है, श्वसन से, श्वसन के चलते कान संक्रमण फैलता है। आपने उत्तर लगाया है सेकंड, रोग प्रतिकारक प्रणाली को कमजोर करके, नहीं है उत्तर। श्वसन समस्याएं उत्पन्न करके जो कान संक्रमण का कारण बनती है, ये व्यापम ने माना है, व्यापम यहां पर सही है। आप इस पर आपत्ति नहीं लगाएंगे, एक बार पढ़ना हो पढ़ लो। देखो मीजल्स खतरा कान संक्रमण के जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, और श्वसन पथ में संक्रमण के कारण कान में संक्रमण की संभावना बढ़ती है। कान संक्रमण अक्सर तब होते हैं जब श्वसन पथ में, बार बार देखो शब्द मिलेगा, श्वसन पथ में संक्रमण होता है, जैसे कि सर्दी या फ्लू। मीजल्स के कारण श्वसन पथ में संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे कान में भी संक्रमण बढ़ सकता है। तो बार बार वो क्या बोल रहे हैं, श्वसन से संबंधित है, इसलिए जो व्यापम ने माना है वो सही है, आप आपत्ति नहीं लगा पाएंगे, ठीक है।
8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट में एक रीजनिंग का प्रश्न आया है, मैंने सॉल्व करके दिखा भी दिया गया, यही आपको सॉल्यूशन लगा देना है। आपने जो उत्तर लगाया है बहन आपका सही है, व्यापम गलत है। यहां पे आपने बोला ए बी की बहन है, बी सी का पिता है, ए सी से किस तरह संबंध है। देखो ए बी की बहन है, बी कोई मान लो लड़का है और इसकी बहन, अभी एक स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि बी लड़का, लेकिन ए तो बहन है, ए लड़की है, तो ए में माइनस लगा दिया। ए एक लड़की है, ए लड़की है और बी लड़का है, इसकी बहन है। अगला पॉइंट था बी सी का पिता है, बी पिता है सी का, सी बेटा है और बी पिता है। अब पता चल गया कि ए भाई है और ये बहन है। उसने बोला ए सी से किस तरह संबंधित है। सी की कौन है, ए कौन है भैया, सी की, इसकी बुआ कहलाएगी ना, पापा की बहन बुआ कहलाएगी। इनने बोला है कि ऑप्शन दिए थे बहन, दादी, मां और चाची, सही ऑप्शन दिया ही नहीं था। राइट आंसर आ रहा है बुआ, ईएसबी आंसर दे रहा चाची। चाची भाई सब गलत हो जाएगा, ठीक है, चाची गलत हो जाएगा, जबकि उत्तर होना चाहिए बुआ, ठीक है, उत्तर होना चाहिए बुआ। हो सकता है अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में लिख दिया हो, ठीक है, गलत सही, तो जैसा भी हो आप इस पे 100% आपत्ति दर्ज करें। यदि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन गलत हो तो आप अंग्रेजी के ट्रांसलेशन को देख लीजिएगा, मुझे अंग्रेजी में पता थोड़ी ना कि क्या लिखा है, आपने जो भेजा मैंने बता दिया, ठीक है। बुआ उत्तर इसका सही है, ठीक है, हिंदी में बुआ सही है। यदि अंग्रेजी एक बार चेक कर लेना कि अंग्रेजी में क्या लिखा है, जैसा भी हो आप आपत्ति दर्ज करें, आपका ये बुआ वाला उत्तर सही कहलाएगा। ये दोस्तों सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। चलिए और प्रश्न बताते हैं। फोलिक एसिड सोर्स आलू, दाल, सेब, संतरा, क्या होगा। आलू, दाल, सेब, संतरा, आंसर किया था आपने संतरा, ईएसबी ने किया है दाल। आपको बता दें कि इसमें से आलू को यदि आप छोड़ दो और सेब को छोड़ दो तो दाल और संतरा दोनों स्रोत होते हैं। सबसे अच्छे स्रोत के लिए बताते हैं, फोलिक एसिड के लिए लीवर बहुत अच्छा सोर्स होता है। लीवर के अलावा फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट यानी कि अंकुरित अनाज अच्छे होते हैं। ड्राइड पीस, सूखे हुए मटर, बीन्स, मतलब कि बहुत सारी बीन्स आती हैं सब्जियों के रूप में, फलियों के रूप में, चिक पीस, रेड किडनी बीन्स, ब्लैक आई बीन्स, बिंटू बीन्स, लेंटिल्स, पीनट्स, जितने भी आपके बीन्स के रूप में जो चीजें देखने को मिलती हैं वो सारे के सारे आपके शामिल होंगे। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो भाई आपकी जीएलबी होती है ना, ग्रीनी लेवी वेजिटेबल, ब्रोकली हो गया, स्पिनाच हो गया, ब्रसेल्स स्प्राउट, सबके सब अच्छे हैं। ये दोस्तों सारे इसके अच्छे स्रोत हैं। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर क्या होगा, व्यापम कह रहा है दाल और आप कह रहे हैं संतरा, भाई दोनों सोर्सेस हैं, बोनस दिया जाए इसको, ठीक है। लगाओ आपत्ति, इस पे आपत्ति लगेगी इस पे, ठीक है। इसका उत्तर दाल भी सही होगा, पल्सेस भी आती हैं, पल्सेस के साथ साथ संतरा। सिट्रस स्पष्ट रूप से देखो लिखा हुआ है, देखो कहां लिखा है, सम फ्रूट इंक्लूडिंग ऑरेंजेस एंड ऑरेंजेस जूसेस, स्ट्रॉबेरी, जो भी खट्टे फल होते हैं वो सबके सब स्रोत माने जाते हैं इसके। तो संतरे वाले का भी सही है और दाल वाले का गलत नहीं है, दाल सही होगा, संतरा भी सही होगा, दोनों सही होंगे, आप लगा सकते हैं इस पर, ठीक है। चलो एक प्रश्न और हम बताते हैं आपको। डिप्थीरिया से संक्रमित व्यक्तियों के लिए एंटीटॉक्सिन के प्रशासन का सामान्य मार्ग क्या है। ये क्वेश्चन आया है 27 मार्च पहली शिफ्ट में, क्वेश्चन आईडी है और अभी आर्ची ने भेजा है। तो ध्यान देना, देखो यदि डिप्थीरिया की बात करें तो हम डीपीटी की बात करें तो डीपीटी सामान्य तौर पे दोस्तों इंट्रामस्कुलर दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर यानी कि पेशी में दिया जाता है सामान्य तौर पर। लेकिन इसने एक शब्द लिख दिया है एंटीटॉक्सिन, क्या लिख दिया है, एंटीटॉक्सिन। एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है जब हमें डीपीटी के जहर को खत्म करना है, डीपीटी के विष को खत्म करना होता है, तो एंटीटॉक्सिन टीकों को दोस्तों आप इंट्रामस्कुलर के साथ साथ इंट्रावेनस भी दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं आप। तो उत्तर इसका दोस्तों अंतःपेशी भी होगा, अंतःशिरा भी होगा। व्यापम को इसके बोथ उत्तर सही मानने पड़ेंगे, इसके बोथ उत्तर सही मानने पड़ेंगे। आपने अंतःपेशी लगाया, आपका ठीक है, व्यापम का भी अंतःशिरा ठीक है, दोनों उत्तर सही होंगे। पढ़ना है, लगाना है, स्क्रीनशॉट लगाइए। डिप्थीरिया से संक्रमित लोगों को एंटीटॉक्सिन का प्रशासन आमतौर पर अंतःशिरा आईवी या इंट्रामस्कुलर आईएम इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। सामान्य तौर पर हम लोग डीपीटी बस पढ़ते हैं, हम तो ये पढ़ते नहीं है, एंटीटॉक्सिन तो पढ़ते नहीं थे। अब व्यापम आप लोगों को कलेक्टर बनाने का सोच रहा है तो वो बिल्कुल ऐसा प्रश्न दे रहा है बीच बीच में, जैसे कि एमबीबीएस करके बैठे हो आप लोग, है ना, कि हम टीकाकरण, सामान्य रूप से टीकाकरण, हमें टीकाकरण पढ़ना था बच्चों का, तो हमने डीपीटी का टीका पढ़ लिया, याद करके चले गए। आए भी है डीपीटी का टीकाकरण आया भी है सामान्य प्रश्नों में कई बार, लेकिन कुछ लोगों की शिफ्ट में ऐसा प्रश्न आ गया जैसे लग रहा हो जैसे कि हमें बहुत कुछ बड़ा वो करना हो, ठीक है। तो इस प्रकार के में दोनों लग सकते हैं, अंतःशिरा प्रशासन से भी और इंट्रामस्कुलर से भी, दोनों से लग सकता है, ठीक है, दोनों सही माना जाएगा। थोड़ा यदि गंभीर रोग है तो इंट्रावेनस, सामान्य है तो इंट्रामस्कुलर, लेकिन सही दोनों है, क्योंकि व्यापम ने ए नहीं हमको बताया है कि भाई हल्का रोग है या फिर गहरा रोग है, उसने सिर्फ ए बोला है कि किस सामान्य मार्ग क्या है। तो दोनों मार्ग होते हैं, आपत्ति लगाइए, लग सकती है और दोनों सही होंगे इसके, ठीक है। अगला क्वेश्चन था
टीकों से संरक्षकों की भूमिका में क्या अर्थ है? संरक्षक का मतलब होता है, कई बार बताया, टीकों को ठंडा रखा जाता है, प्रिवेंट करते हैं ना अपन, सुरक्षित रखते हैं, क्यों? ताकि वो खराब ना हो, प्रदूषित ना हो। तो ऑप्शन पहला इसका सही है। आपने टीके की क्षमता बढ़ाना, गलत हो जाएगा। प्रदूषण को रोकना, व्यापम का उत्तर था और व्यापम का उत्तर सही है। ठीक है, आप इस पे आपत्ति नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्लियर है। टीकों में संरक्षक यानी प्रिजर्वेटर का मतलब है टीकों को स्थिर रखना है, उन्हें दूषित होने से बचाना है, उनकी प्रभावशीलता को बनाए रखना है। हम ओपीवी को -20 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, लंबे समय तक सुरक्षित रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि टीकों के हमें प्रदूषण, उनको कॉन्टामिनेशन से बचाना है, और यही उत्तर व्यापम का सही है। आप इस पर मत करिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, बच्चों में मीजल्स का सामान्य परिणाम क्या होता है? गंभीर निमोनिया, बढ़ी हुई भूख, हल्का बुखार, वजन घटना। ईएसबी कह रहा है गंभीर निमोनिया। गंभीर निमोनिया मेरे भाई सामान्य परिणाम नहीं है, गंभीर निमोनिया इसका घातक परिणाम है, इसका घातक परिणाम है, घातक परिणाम कहलाता है इसका। जबकि इसका सामान्य परिणाम होगा हल्का सा बुखार। तो आपका जो उत्तर है सीरियस एमपीपीएससी एस्पिरेंट, आपका उत्तर सही है। आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। पढ़िएगा, मैं उत्तर दिखाता हूं इसका। खसरे के सामान्य लक्षण में बुखार होता है, खांसी होती है, आंखें लाल होती है, नाक बहना होता है, दाने होते हैं। एक खसरे के सामान्य लक्षण है, सामान्य परिणाम है। अब खसरे की गंभीर सीरियस जटिलताओं में दोस्तों निमोनिया होता है और इंसेफ्लाइटिस यानी कि मस्तिष्क की सूजन होती है। एक गंभीर जटिलताएं हैं। ठीक है, किसकी क्या बोलते हैं? मीजल्स की। मीजल्स की बात कर रहे थे ना, खसरे की। ध्यान देना, प्रश्न में क्या पूछा है? बच्चों में मीजल्स का सामान्य परिणाम पूछा गया, सामान्य। घातक परिणाम या गंभीर परिणाम नहीं पूछा गया है आपको, सामान्य परिणाम। तो सामान्य परिणाम में दोस्तों हल्का बुखार आएगा। आप आपत्ति दर्ज करें और हल्का बुखार स्पष्ट रूप से लिख दीजिएगा कि भाई साहब हल्का बुखार जो है इस सामान्य परिणाम है, गंभीर निमोनिया इसका आप बोल सकते हैं कि गंभीर जटिलताएं हैं या खतरनाक वाले परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, जब ज्यादा बिगड़ जाता है मीजल्स तब निमोनिया होता है। ठीक है, चलिए लगा दीजिएगा। एक क्वेश्चन और, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी वाला आया था क्वेश्चन। इसमें दोस्तों सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं। एक मिनट, नहीं, सारे ऑप्शंस गलत नहीं दिए, हिंदी अंग्रेजी में गलत है। इसमें दोस्तों इस क्वेश्चन का हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन कंफ्यूज कर रहा है। देखो यहां पर प्रश्न है, व्हाट परसेंटेज ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनरेगा फंड्स आर अलोकेटेड फॉर मटेरियल। मटेरियल के लिए क्या मिलता है? मटेरियल के लिए तो ध्यान देना, इसमें मटेरियल के लिए इसमें मिलता है 40%। ऑप्शन तो दिया ही नहीं इसमें। ठीक है, 60 और 40 का है, ध्यान देना। इसमें दोस्तों हिंदी में क्या लिख दिया है? प्रतिशत सामग्री, सामग्री के लिए और कुशल श्रमिक। भाई साहब इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है, इस पर आप आपत्ति दर्ज कर देना, इसका बोनस मार्क्स मिल जाएगा। हिंदी में अलग लिखा है और अंग्रेजी में अलग लिखा है। यहां पर दोस्तों इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पूछा है, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट पूछा है, और यहां पर दोस्तों इन्होंने सामग्री भी पूछा है और कुशल श्रम लागत। इसका पहले उत्तर पढ़ो फिर मैं आपको समझाता हूं, ध्यान देना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम के तहत देखा जाए तो 60% हिस्सा होता है श्रम लागत के लिए और 40% होता है सामग्री के लिए। 40 होता है दोस्तों मटेरियल के लिए, मटेरियल के लिए 40 होता है और 60% होता है श्रम लागत के लिए, यानी कि लेबर के लिए दोस्तों 60% और 40% मटेरियल के लिए। तो पहली बात तो बहन, आपने जो उत्तर लगाया आपका तो देखो बिल्कुल से गलत है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न ही गलत लिखा हुआ है, मैं समझा रहा हूं, देखो समझना 2 मिनट। इनने क्या बोला है? यदि हिंदी का पढ़ो तो ये कह रहे हैं सामग्री और कुशल दोनों का पूछ लिया, तो भैया सामग्री का 40% है। ठीक है, और श्रम लागत दोस्तों इसकी 60% है। ठीक है, अब दोनों पूछे हैं आपने, दोनों पूछे हैं और लगा के बीच में और लगा है और ऑप्शन एक दिया है, हम कैसे बता दें भैया? दोनों का मिला के तो 100 हो जाएगा। तो आपका हिंदी का उत्तर तो गलती हो रहा है। अंग्रेजी में बोल रहा है भैया मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट मान लो, चलो हम मटेरियल कॉस्ट बता दे रहे हैं तुम्हें। ठीक है, 40% होती है मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है 40 का, 60 दिया है और 60 जो होता है ये लेबर वाला है दोस्तों, 60 लेबर वाला है। हिंदी में पढ़ोगे तो लेबर और सामग्री दोनों लिखा है, अंग्रेजी में खाली मटेरियल लिखा है, कहीं पर भी लेबर का नहीं लिखा है हिंदी में। ठीक है, तो यह प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेशन गलत है, यह प्रश्न गलत है, यह प्रश्न गलत है, यह प्रश्न गलत है। लगाओ आपत्ति, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट कैसे हमने दर्ज किया? हमने इसके बारे में सर्च किया, हमें लिंक्स मिल गई, हमने उस लिंक्स के बारे में पढ़ करके स्क्रीनशॉट लगा दिया। यह आपत्ति लगेगी और आपका उत्तर सही होगा। ये सारे ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे, कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा है। प्रश्न ही सही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, आपत्ति लग जाएगी इसमें। ठीक है, चलो बस बात खत्म, यहां पर हो गया है दोस्तों। हमने बहुत बड़ा वीडियो बना दिया आपके लिए। ठीक है,
लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों आप बोर नहीं हुए होंगे। दो चीजें हैं, जब हम कोई भी जानकारी प्रदान करते हैं तो बहुत जेन्युइन तरीके से प्रदान करते हैं, फालतू की बकवास किए बिना प्रदान करते हैं, और आई होप सो कि आपको बहुत सारे काम के पॉइंट मिले होंगे। कुछ छात्र इस बात से हो सकता है नाराज होंगे क्योंकि कमेंट्स बहुत सारे आए थे, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, लाखों व्यूज पर इतने कमेंट नहीं आते, इतने मेरे 10,000 व्यूज पर कल के वीडियो में कमेंट आ गए हैं। मैं सबके कमेंट नहीं पढ़ सकता था, माफी चाहूंगा इस चीज के लिए। और मैंने फिर भी काफी लोगों की क्वेरीज को पूरा किया है, ठीक है, काफी लोगों के उत्तर दे दिए हैं, तरीका बता दिया है। अब चाहे 1000 कमेंट आए उस पर, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि इस तरीके से आपको समझना है। सर्च करो, रिलेवेंट चीजों को पढ़ो, यदि लगता है तो उसकी वेबसाइट पे खोज करके उसका स्क्रीनशॉट या उसका डेटा कॉपी करके डाल दो, आपके प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। लेकिन गलत प्रश्नों का बिल्कुल भी वो मत लगाना, आपत्ति होंगे, पैसा लग रहा है 150 व्यापम वैसे ही लूट रहा है, अपन को लुटना नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा अब भाई थोड़ी बहुत जानकारी तो अपने बारे में दे सकते हैं ना दोस्तों। आप जिस वीडियो को यहां पे देख रहे हैं वो देख रहे हैं खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज में। एमपी के लिए हमने एक बैच को लॉन्च किया है। जो लोग भरोसेमंद तरीके से बहुत बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा बैच लॉन्च किया गया है जिसमें एक ही एग्जाम में सभी, एक ही सिर्फ सिंगल बैच से मध्य प्रदेश की सभी एग्जाम तैयार होंगे, ठीक है। आपको कोई 50 बैच परचेज नहीं करने पड़ेंगे। एक एग्जाम से 1.5 साल तक की वैधता वाला बैच हमने लॉन्च किया है। एमपी का कोई भी एग्जाम ले लो, जो नहीं लेके हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। एमपी व्यापम महापैक हमारे बैच का नाम है दोस्तों। इस वीडियो इसके अलावा सारे एग्जाम जितने भी होने वाले हैं या होंगे वो सारे एग्जाम शामिल रहेंगे, ठीक है। एक केजीएस की वेबसाइट है, यहां पर जाकर के ऑल एग्जाम में जब एमपी सर्च करते हो तो एमपी व्यापम महापैक का बैच मिल जाता है। शुरू हो चुका है बैच, इसमें एक रिकॉर्डेड बैच हमने ऐड किया है। इसकी फीस है 799 और बता दें कि ये 20 अप्रैल तक है, यानी कि कल तक है। जिसको चाहिए तो इस फीस में ले सकते हैं, अदरवाइज इसका प्राइस 999 रुपीज है, या फिर ये हो सकता है अभी 20 अप्रैल है। कोई समस्या होती तो इस कॉन्टैक्ट नंबर, हेल्पलाइन नंबर, केजीएस की हेल्पलाइन नंबर, इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप बात कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट शामिल रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर मैनेजमेंट, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब अलग अलग पढ़ाए जा रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एमपीजी के। इसके अलावा और सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिए हैं, स्टैटिक्स ऐड कर दिया है, करंट अफेयर्स ऐड कर दिया, सीडीपी ऐड कर दिया है और एक्ट। ये 4 पहले ऐड नहीं किए थे, बच्चों की जब रिक्वायरमेंट हुई तो हमने 4। टोटल एक बैच के अंदर आपको 15 से 16 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और 1.5 साल तक की वैलिडिटी। एमपी में पहली बार कभी ऐसा बैच देखा होगा आपने, 1.5 साल तक की वैलिडिटी। 4, 5, 6 महीने तो ये बैच लाइव चलेगा, इसके बाद रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास 1.5 साल तक अवेलेबल रहने वाली है, ठीक है। तो जिनको लगे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, और टेस्ट सीरीज वगैरह फ्री रहती है इसमें, ठीक है। तो आई होप सो कि आप पॉइंट समझ गए होंगे। थैंक यू सभी का, जय हिंद। कैसा लगा ये वीडियो बता दीजिएगा कमेंट में। जय भारत।